चल रहा है वो चैप्टर नंबर है 1 ऑफ 11th क्लास एंड नेम ऑफ चैप्टर इज अ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड। देन अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है इस चैप्टर के क्लियर कर लिए थे। फॉर एग्जाम्पल अबाउट फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ इन नेचर एंड सम बेसिक फिनोमिना लाइक अबाउट साइंस, अबाउट फिजिक्स, कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के क्या स्कोप है। तो ये सब अपने क्लियर कर लिया था। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके डन। देन अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है तो वो टॉपिक अपना रिलेटेड है कंजर्वेशन से। बहुत सारे लॉ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें अपने क्या रीड करेंगे, तो सबसे पहले जैसे अपने पास आ गया एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है आप सभी ने छोटी क्लासों में पढ़ा है। वी कांट प्रोड्यूस एनर्जी, वी कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी, ओनली वी कैन ट्रांसफर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। मतलब कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को अपने डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली वी कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये अपने एनर्जी कंजर्वेशन से कुछ रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इसी तरह से और भी अपने पास लॉ आ जाते हैं, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, चार्ज कंजर्वेशन हो गया, ओके, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। दीज आर द बेसिक। ये बेसिक है फिजिक्स के 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के। क्लियर। देन तो पहले अपने ये पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। Then this law state that energy can neither be created nor be destroyed. Clear? But it can be changed from one form to another. Means only we can change one form of energy, into another form. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। डन। तो ये है लॉ। अब फॉर एग्जांपल अपने यूं भी कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ अ टोटल सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कोई भी अगर अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर। फॉर एग्जांपल देयर आर सम एग्जांपल रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन लाइक, तो एग्जांपल अगर अपने देखें तो फ्री फॉल, ये आपने नाम सुना होगा, फ्री फॉल। इफ एनी ऑब्जेक्ट फॉल ओनली ड्यू टू ग्रेविटी और अंडर ग्रेविटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओनली अंडर ग्रेविटी अगर गिरता है, मतलब कि बाकी उस पर कोई भी जो है रेजिस्टेंस टाइप का वर्क नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, नॉट वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट, ओनली द अंडर द ग्रेविटी वो फ्लो ये फॉल हो रहा है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ अंडर ग्रेविटी ही ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, तो इसमें आपने देखा होगा जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेजुअली कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट टोटल एनर्जी का सम ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये टुवर्ड अर्थ गिरना शुरू हुआ, ओके, स्पेस पे है फॉर एग्जांपल, टुवर्ड अर्थ गिरना शुरू हुआ। देन एट दिस लेवल देयर इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh। डन। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, एंड काइनेटिक एनर्जी। देयर विल बी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड विल बी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बट सम ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो एनर्जी का सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। मीन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया इसका। और अगर अपने दूसरा एग्जांपल इसका समझे, देन अकॉर्डिंग टू दैट एग्जांपल वी कैन से, तो जो अपना सेकंड एग्जांपल है
उसमें हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई अपने पास जो एक सिंपल वॉच है उसका पेंडुलम है, क्लियर, एंड देयर इज अ पेंडुलम ऑफ अ सिंपल वॉच। फॉर एग्जांपल अपने इसको नाम दे सकते हैं ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सेकेंड एग्जांपल, ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल pendulum. Oscillation of a simple pendulum. In this process, in the oscillation of a simple pendulum, we see that when bob means वो जो गोल सी बॉल होती है, that is called bob. When suppose that this one is a solid base and it is a simple pendulum. When pendulum at this state or this level, clear, after some time pendulum will reach this state and again will be at this height. Then at this point there will be maximum potential energy. If height is this one, then there will be maximum potential energy in this case, and there will be rapidly after releasing this pendulum from this state. अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज करता हूँ, then क्या होगा? There will be change in the potential energy in form of kinetic energy. तो उस potential energy में change हो जाएगा in form of kinetic energy. Then after that there will be again change in kinetic energy in the form of potential energy. तो क्या हो रहा है कि पहले तो ये था, suppose that pendulum was at top level, just suppose that, then at this level there will be maximum potential energy or higher potential energy. जैसे ही हमने इसको रिलीज किया, at same time there will be decrease in potential energy. तो potential energy में क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और कौन सी एनर्जी इंक्रीज होने लगती है? काइनेटिक एनर्जी। एंड एट दिस लेवल kinetic energy will be maximum and potential energy will be minimum. Okay, due to the speed again, तो ये इधर जाएगा, then again अब क्या होगा? इस लेवल पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। नाउ अब धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डन। देन क्या देखा? ड्यूरिंग अ होल ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन के दौरान या ड्यूरिंग अ कंप्लीट ऑसिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? बट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। डन। तो यही था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं एंड ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं? बट वी कैन ओनली चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हम एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही चेंज कर सकते हैं, या यूं कहो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। ओके, नो कैन मतलब कि उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, कोई उसका लेना देना नहीं है इधर उधर से, तो वो आइसोलेट सिस्टम है। देन इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। तो आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दो एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं, with the help of free fall and with the help of oscillation of simple pendulum. This one is called bob. तो ये बॉब जो है इधर उधर ऑसिलेट होता है। देन ड्यूरिंग होल ऑसिलेशन वी सी दैट potential energy get converted into kinetic energy and kinetic energy get converted into potential energy, but
टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। डन। तो ये था एक सिंपल सा। अब इसका चाहो तो आप ग्राफ भी बना सकते हो। तो इसका ग्राफ देखते हैं अब कैसे बनेगा। तो देखो इसका ग्राफ किस तरह से है। लेट दिस वन इज y एक्सिस एंड this one is x axis. Done. Suppose that at this point there is maximum potential energy, then potential energy get converted into kinetic, and again kinetic energy get converted into potential. Then at this level potential energy is a maximum. When potential energy is maximum, then in that case kinetic energy will be 0 or minimum. Then if potential energy is at top level, then kinetic energy minimum or 0. Similarly, if there will be decrease in the potential energy, then there will be increase in kinetic energy. Okay, then there will be increase in kinetic energy. And finally we see that at this point there is maximum kinetic energy, and at this level there is minimum potential energy. Done. Minimum potential energy. Now again potential energy at this level is a maximum, then kinetic energy again is a minimum. Okay, that means, and at these points both of energies are equal. Means suppose that अगर मैं आपको बोलूं at this level kinetic energy is 0 joule and at this level potential energy is of 14 joule, then there will be increase in kinetic energy. At this point kinetic energy will be 7 joule and potential energy decrease होकर के 7 joule हो जाएगी. That means total energy of system always remain 14 joule. ये 14 ही रहेगी. It is law. तो लॉ क्या कहती है कि for an isolated system total energy of a system always remain constant. Done. तो अब यहाँ देखो ये 14 से डिक्रीज हो रही है धीरे 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 धीरे, ये 0 हो गई. Then at the in same situation at this point kinetic energy will be 14 joule. Then sum is again 14 plus 0 14. Then here again 7 और यहाँ 14 0, यहाँ है 14 and here is 0, here become 14, here become 0. Sum of both energy always remain constant. तो अपने को यही बात समझनी थी. It is called law of conservation of energy. Then अब जो सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. देन अब ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं. अकॉर्डिंग टू जो अपने क्लास होती हैं छोटी मोटी, देन अकॉर्डिंग टू दोज क्लासेस वी नो दैट मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मोमेंटम ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. डन. कहने का मतलब अगर किसी चीज की वेलोसिटी इंक्रीज होगी दैट मीन्स उसका मोमेंटम भी इंक्रीज होगा. इफ मास इज कांस्टेंट, if mass is constant, then momentum is directly proportional to the velocity. ये होता है. For example, अगर मैं आपको बोलूं we have two object, second object is heavier than first one and velocity is same, then in that case momentum will depend on mass, because there are two different object and mass of both object is different, and if velocity is same तो momentum भी किसका ज़्यादा होगा, जिसका क्या ज़्यादा है, mass. Done. For example, अगर मैं बोलूँ आपको कि अपने पास तो है एक बाइक and there is another truck, both are at the speed of 40 mph, mile per hour.
क्लियर, 40 माइल पर आवर। इनकी स्पीड, ये दोनों की स्पीड सेम है। डन। देन मैं आपको बोलूँ विच वन हैविंग मैक्सिमम और मोर मोमेंटम, देन आंसर इज ट्रक, बिकॉज मास ऑफ ट्रक विद कंपेयर टू द बाइक इज लार्ज, ज़्यादा है, बड़ा है। ओके, ग्रेटर, जो मर्जी करो। देन इन दैट केस मोमेंटम ऑफ ट्रक विल बी हायर देन द मोमेंटम ऑफ बाइक। देन तो अब ये चीज होती है, अगर मैं आपको बोलूं इफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए किसी तरह से तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स in the absence of external force, momentum of any object remain constant. Means external force is zero, then momentum remain constant. Momentum remain constant. In the absence of external force, momentum remain constant. Momentum हमेशा constant होता है अगर external force ना हो। Done. If there is no external force, then there will be no increase in velocity or decrease in velocity. Then product of mv always remain constant. That means p will equals to constant. Okay. और by the second law of Newton's motion, change in momentum with respect to time is equals to applicable force. Means force is directly proportional or equals to the change in momentum with respect to time. Done. And if force is zero, then change in momentum with respect to time will be zero. That means in this case momentum is a constant. तो जैसे सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन क्या कहता है, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ, या यूँ कह लो द फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt और f इक्वल्स टू ma, ये सब अपने प्रूव करेंगे थर्ड चैप्टर में। ओके, देन तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी जीरो। And if change in momentum with respect to time is zero, that means momentum is a constant. तो momentum क्या होता है, constant. Then dear students, according to conservation of linear momentum, we say that, or we can say that, if no external force act on any system or object, then linear momentum of system or object remain constant. तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। डन। एंड देयर आर सम एग्जांपल टू एक्सप्लेन और टू ब्रीफली एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज और लीनियर मोमेंटम। डन। वेल, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट फर्स्ट एग्जांपल, तो देखो जब अपने फायर करते हैं, फायर अ बुलेट, देन इन दैट केस आपने देखा होगा जब भी कोई बुलेट फायर होती है, जैसी बुलेट फायर होती है, बुलेट ऑलवेज गो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देयर विल बी अ रिकॉयल और जस्ट अ बैकवर्ड किक। हमारा जो ये शोल्डर है इस पर एक किक लगती है, बैकवर्ड किक, दैट इज कॉल्ड रिकॉयल। ओके, मीन्स बिफोर फायरिंग मास ऑफ बुलेट, बिफोर फायरिंग mass of bullet is something m1, suppose that, and velocity of bullet, that is v1, which is 0. Clear? Before firing mass of bullet is m1 and velocity of bullet is 0. Then in this case momentum will be m1 into 0, which will equals to 0. Means before firing momentum of bullet is 0, and same to same in case of gun. We see that before firing mass of gun is m2 but velocity of gun is 0. Gun move नहीं कर रही है, then in that case
मोमेंटम ऑफ गन इज ऑल्सो जीरो। तो क्या देखा इसमें, क्या क्लियर हुआ कि बिफोर फायरिंग मोमेंटम ऑफ बुलेट जीरो, मोमेंटम ऑफ गन जीरो, सम ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम ऑफ बोथ मतलब कि बोथ डन गन एंड बुलेट इज अ जीरो, सेम है, नो चेंज। एंड इफ वी फायर बुलेट, जैसे ही हमने बुलेट को फायर किया, देन देयर विल बी अ वेलोसिटी and there will be a velocity and there is a mass of bullet, then there will be momentum of bullet. Then in case of after firing there will be momentum, फायर करने के बाद मोमेंटम आ जाता है बुलेट में, डन। कितना होगा मोमेंटम, दैट इज डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एंड मास ऑफ अ बुलेट। सपोज दैट आफ्टर फायरिंग मास ऑफ बुलेट इज m1, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज a v1, then momentum of bullet is p1, done. And in same case we experience a recoil on shoulder पर हमें एक झटका सा लगेगा, that is called recoil. Then in that case velocity of gun is a v2, mass of gun is a m2. To conserve momentum गन इस टाइप से मूव करती है कि मोमेंटम दोनों का क्या रहे, सेम रहे। आफ्टर फायरिंग momentum of bullet m1 v1 which will equals to the momentum of gun m2 v2, done. तो फाइनल मोमेंटम भी इन दोनों का क्या होने वाला है, जीरो, बिकॉज m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। होता क्या, इन इफ सपोज ये अपने पास था बुलेट की स्पीड होती है ज्यादा एंड गन की स्पीड होती है कम, बिकॉज गन का मास ज्यादा है और बुलेट की मास कम है। तो इस तरह से ये सेट होते हैं कि दोनों का मोमेंटम इक्वल होता है। देन मोमेंटम बिफोर फायरिंग भी सिस्टम का जीरो था, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो आफ्टर फायरिंग भी मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। तो ये था अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। और एक एग्जाम्पल भी इसका आपने समझ लिया, राइफल वाला। अगर अपने बुलेट फायर करते हैं देन देयर विल बी आफ्टर फायरिंग देन देयर विल बी मोमेंटम एंड गन का भी मोमेंटम होगा, बट ये दोनों इस तरह से सेट करते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन जीरो। ओके, इसी तरह से एक एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है कह सकते हैं, 12th क्लास के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा, अभी नहीं मैं बता देता हूँ। जब भी कोई न्यूक्लियस का डीके होता है, डीके मतलब न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है, डन, डीके होता है, देन इन दैट केस जो फ्रेगमेंट्स निकलते हैं, तो अगर एक फ्रेगमेंट्स मतलब कि ईस्ट साइड में जा रहा है तो जो दूसरा फ्रेगमेंट्स होगा जो वेस्ट साइड में जाएगा, मतलब कि दोनों इस तरह से मूव करते हैं, दोनों फ्रेगमेंट्स इस तरह से मूव करते हैं दैट टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड कांस्टेंट और जीरो, डन। तो ये चीजें होती हैं इन द केस ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी देखेंगे।